भाई एक हीट एनर्जी हो गई, और कौन सी एनर्जी? अरे बोलो, सब पता है आप लोगों को। चलो एक लाइट एनर्जी। आपने देखा ना, सन से लाइट आती है, आप उसे सोलर सोलर पैनल में कनेक्ट करते हैं और उसको बाद में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो वो सोलर से हमको एक लाइट एनर्जी मिल रही है जिसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो बॉम्ब्स होते हैं, बॉम्ब या जो फ्यूल होता है हमारा, उसके पास भी तो एनर्जी होती है। जब वो बर्न होता है तो देखो हीट प्रोड्यूस करता है, तो कौन सी एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है? फ्यूल्स वगैरह सब क्या है? ये केमिकल है। उनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं जब आप उनको बर्न करते हैं, तो उनके पास ना केमिकल एनर्जी होती है। तो ऐसी ना बहुत सारी एनर्जी के टाइप्स हैं। हमारा फोकस ना अभी इस बार इसके ऊपर है, मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। तो मैकेनिकल एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कुछ हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हेडिंग डालिएगा नंबर 1, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? जैसे आपने किसी के ऊपर एक गन से किसी को शॉट किया, मतलब आपने उसको गोली मारी, तो उस इंसान की डेथ हो जाती है या उसको बहुत डैमेज मिलता है, डैमेज हो जाता है। मतलब गोली लगने से उसकी डेथ हो जाती है, डैमेज होता है। उसी गोली को अगर आपके पास गन नहीं है, उठा के हाथ से मारोगे तो वो भी उसको डैमेज होगा? नहीं। गन से मारने पे क्यों डैमेज होता है? गन उसको क्या प्रोवाइड करती है? बहुत ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप हाथ से उसी वेलोसिटी से फेंकोगे ना, तो सेम डैमेज होगा उसको। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वेलोसिटी के कारण बॉडी के पास कुछ तो है ऐसा जो वो डैमेज करने की उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी जिस बॉडी के पास होती है ना, उसके पास एक एनर्जी होती है जिसे हमने क्या नाम दे दिया है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? अगर ये पेन है, इसको मैं धीरे से मारूंगा तो ये थोड़ी सी एनर्जी आपके ऊपर इंपार्ट करेगा। आपको कम एनर्जी फील होगी, कम हर्ट होगा। लेकिन अगर इसको मैंने बहुत स्पीड से फेंका, इसके पास क्या है? वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसके पास एक एनर्जी ज्यादा है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी बॉडी के मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, इसको डिवाइड बाय 2 करने पे जो हमको मिलता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। लिखिएगा, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, the energy possessed by a body by virtue of its motion, by virtue of its motion is called kinetic energy, is called kinetic energy। और kinetic energy का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर m is equals to mass of पार्टिकल या बॉडी, जो कुछ भी है, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ध्यान से देख के बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या मास नेगेटिव में हो सकता है? नहीं। वेलोसिटी का तो स्क्वायर है, क्या ये कभी नेगेटिव होगा? नहीं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखना। कई लोग को लगता है कि वेलोसिटी पर मास पे डिपेंड करती है। एक बार एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड मास ऑफ अ बॉडी, देन कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव होगी। भाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो लिखिएगा K is equals to half mv square, where m is equals to mass of particle, v is equals to velocity of particle। अब इसमें 2 स्टार पॉइंट लिखिएगा। नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड इज ऑलवेज, आइए, स्केलर एंड ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद नंबर 2 स्टार पॉइंट लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक बस है, बस में आपका दोस्त है, कोई बैठ के जा रहा है, इसका नाम है ए, और दूसरा आपका दोस्त है बी, और यहाँ पे आप खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक है नॉन इनर्शियल, और बाहर खड़े हो ना, ये नॉन इनर्शियल, और जिसके अंदर ये आपके दोनों दोस्त बैठे हैं वो इनर्शियल फ्रेम। जब आप बाहर से देखोगे, ये जो बस है ना, ये 50 kmph की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी? 50 किलोमीटर पर आवर बस में बैठा है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस पर्सन की? हाफ एम वी स्क्वायर।
आप फोन करके पूछेंगे तेरा मास कितना है, उसने बताया 50 किलोग्राम, तो आप उसको फोन पे बता देना कि भाई तेरी जो काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ मास इंटू तेरी वेलोसिटी का स्क्वायर, इतनी काइनेटिक एनर्जी तेरे पास है। लेकिन सोचो अगर ये बंदा इससे पूछे यार मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो तो उसको सामने देख रहा है, उसको पता ही नहीं कि बस चल रही है या पता नहीं उसको, तो उसको इसकी वेलोसिटी कितनी फील हो रही है, 0। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अब सोचो अगर आप खड़े हो और एक टेनिस की बॉल मैंने आपको कस के दे मारी, तो आपको जोर से लगेगी, लेकिन आप उस डायरेक्शन में दौड़ रहे थे और मैंने आपको दे के मारी बॉल, तो आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे थे, बॉल भी उसी डायरेक्शन में, आपको ना कम डैमेज होगा। इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बॉल की तो उतनी ही थी, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में ज्यादा थी, और उसको जो लगी वो जो मोशन में था वो अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है क्या, तो लिखना हाँ डिपेंड करती है। तो लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे पता बताओ क्या इस पेन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है अभी, है? सोचो जो इंसान मून के ऊपर बैठा है, तो उसको इस लगेगा कि ये तो भाई अर्थ तो रोटेट कर रही है ना, तो ये तो पेन तो मोशन में है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन हम लोग के सामने नहीं, क्योंकि हम लोग सेम उसी फ्रेम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें ये पूछते रहता है कभी कभी। अब उसके बाद ना एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम याद आ रहा है, लीनियर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट करते थे इसको हम, पी से। पी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारा लीनियर मोमेंटम था। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो इनके बीच में क्या रिलेशन है, मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ऊपर में देखो एम और वी दिख रहे हैं हम लोगों को एक साथ, मैं क्या करूंगा ऊपर और नीचे मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर में क्या बन जाएगा एम स्क्वायर, नीचे का एम एज इट इज। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, लिख सकते हैं। और एम वी क्या होता है, मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। तो मैं यहां से लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर अपॉन 2 है। एम वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, तो एम वी का एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं यही इनके बीच का रिलेशन है। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। तो कभी किसी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ दे तो घबराना नहीं, इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है ये। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सबसे पहली क्लास में हमने देखा था वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल किए, बहुत बार वर्क निकाले। उसके बाद कल हमने देखा था क्या, वर्क इज अंडर एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, हमने एरिया कैलकुलेट करके भी बहुत सारा वर्क डन निकाले। लेकिन अब हमारे पास आ रहा है तीसरा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमको ना तो फोर्स की वैल्यू दी रहेगी, हो सकता है कई बार डिस्प्लेसमेंट भी ना दिया हो, ना ग्राफ दिया हो, तब हम कैसे निकालेंगे। तो एकदम इजी सा है, बहुत इजी। लिखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं जब भी कहूंगा किसी क्वेश्चन में इसमें वेट लगा दो, तो WET वर्क एनर्जी थ्योरम उसमें लगाना होगा। वैसे तो आप खुद समझ जाओगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिएगा, इसका स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, और इसका जो डेरिवेशन है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। इस पे से क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल या ये डेरिवेशन पूछेगा, तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना 2-3। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कॉमा वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन
by net force on a body is equal to the change in kinetic energy, to change in its kinetic energy is equal to change in its kinetic energy. अब देखो कितना अच्छा है ये थ्योरम, आपका कितना हेडेक ये कम करने वाला है। देखो ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग सकते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक फोर्स लगा रहा हूं, खींच रहा हूं F, ये वाला फोर्स लग रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया फोर्स एक्सटर्नल, ये बाहर से मैं लगा रहा हूं इसके ऊपर फोर्स। और क्या क्या फोर्स लग सकता है इसके ऊपर? mg लगेगा, वेरी गुड। एक फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है क्या? mg। और क्या फोर्स लगेगा इसके ऊपर? रिएक्शन फोर्स लगेगा, इसको हमने R नाम दे दिया। और कोई सा फोर्स लग सकता है? फ्रिक्शन का फोर्स लग सकता है। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको मैंने नाम क्या दे दिया? Fs। एस ऐसी लगा रहा हूं मैं, चलो उसको एस को नहीं लगाते। फ्रिक्शन का फोर्स एक लग रहा है, तो टोटल इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब इसका, इन चारों फोर्सेस का इसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस पड़ेगा। कोई ऐसा फोर्स होगा जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, कोई ऐसा फोर्स होगा जो इसकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा, कोई ऐसे फोर्स होंगे जिनको मतलब ही नहीं है, ये तो अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स, मोशन इस डायरेक्शन में, तो उनको मोशन से मतलब ही नहीं है। तो किसी बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या होगा? या तो बॉडी की स्पीड बढ़ जाएगी या तो बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी। बस ये थ्योरम। अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स है ना उनकी वैल्यू ज्यादा है। आप देखना जब आप गाड़ी चलाते रहते हो, एक्सीलेटर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाया है। लेकिन आपने अगर गाड़ी की चाबी घुमा दी, गाड़ी बंद कर दी, अब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कम है, अब तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हो इनफैक्ट। अब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स वो डोमिनेट करेगा और उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यार हमारी बॉडी के ऊपर ना बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, इसका नेट इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस, यहां मैंने प्लस क्यों लगाया? हम लोग क्या है प्लस लेके चल रहे हैं, अलग से इसको सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे अपने आप माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और फोर्स की डायरेक्शन ये है, एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, अपने आप ही माइनस आ जाएगा, टेंशन नहीं है। प्लस फोर्स ड्यू टू रिएक्शन प्लस फोर्स ड्यू टू इसका जो mg है, प्लस और भी जितने फोर्सेस लग सकते हैं इसके ऊपर। हो सकता है मैंने यहाँ पे ना, ये आयरन का है और यहाँ पे एक मैग्नेट लगा के रखा हुआ है, इसका नॉर्थ पोल है, ये भी तो एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो जितने भी फोर्सेस हैं उनके कारण आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, और ये किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। खत्म। कितने भी फोर्सेस हो, मैंने देखो डैश डैश लगा दिया है, 50 फोर्सेस होंगे, 50 फोर्सेस को ऐड कर देना, इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगी? काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ mv स्क्वायर। क्या मास चेंज होगा क्या? नहीं, वेलोसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। ठीक है, नीचे लिख लेना एक और लाइन इसमें, वर्क डन बाय ऑल या टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही है आपका वेट, यही वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। बस इतना ही है ये। अब देखिए छोटा सा अगर कोई डिस्प्लेसमेंट है ds, तो उसके लिए वर्क डन भी क्या होगा? छोटा सा। इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, मैं इसको दो टाइप से प्रूफ करूंगा, एक बार सीधा सीधा, एक बार उल्टा उल्टा। आपको दोनों तरीके याद रखने हैं। एक बार हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो नेट वर्क डन होता है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है।
पर एग्जाम में ऐसा भी पूछ लेता है, ऐसा प्रूफ करो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल है। तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसको इसके इक्वल भी प्रूफ करके देखेंगे हम लोग। तो देखो सारे बच्चों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए कॉस जीरो मैंने ले लिया है पहले से। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हो तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा सा वर्क डन होगा। और आपको पूरा वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो भाई एक बात बताओ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स टू मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, डीवी बाई डी टी। क्या इसमें मैं डीएस बाई डीएस कर सकता हूं मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, डीएस को इधर नीचे लाते हैं, डीटी को इधर ले जाते हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम डीवी अपॉन डीएस, और ये क्या हो जाएगा, डीएस अपॉन डीटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डीएस, ऐसे में लिख देता हूं। तो एफ इज इक्वल्स टू मास वेलोसिटी इंटू डीवी बाई डीएस। तो फोर्स की जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं। चलो उठा के रख के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। भाई छोटे छोटे सारे वर्कडन को इंटीग्रेट करोगे यानी ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वर्कडन। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया एम वी डीवी अपॉन डीएस। डीएस डीएस से डीएस कट जाएगा, मास तो कांस्टेंट होता है, ये बाहर निकल जाएगा। तो वर्कडन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास वी डीवी। वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स की पावर एक बढ़ जाती थी और नीचे में उसी को हम लिखते थे। आप लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ना, कि x की पावर n है, इसको अगर आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। कितना इजी है। तो x की यहाँ पे v की पावर कितनी है, 1। तो v की पावर को एक बढ़ा दो और उसी को नीचे लिख दो इंटू m। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हो आप तो इसमें लिमिट लगाना पड़ेगा v1 से लेके v2 तक की। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, लिमिट्स लगाते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2। इंटीग्रेट किसको कर रहे हो, वेलोसिटी को ना। तो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो वेलोसिटी की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक के लिए आप ऐड कर रहे हैं। तो भाई हम v1 से v2 के लिए ऐड कर रहे हैं। इसी को आप लोग v इनिशियल v फाइनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो अब हम लोग लिमिट लगाते हैं। क्या लिमिट लगाना आता है सब बच्चों को। तो देखो W इज इक्वल्स टू एम। अब हमने पहले अपर लिमिट लगाई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया वी स्क्वायर बाई टू। अपर लिमिट है इसकी v2, लोअर लिमिट है v1। तो जैसे ही आप इसके ऊपर लगाएंगे लिमिट्स, तो पहले हो जाएगा क्या, अपर लिमिट हाफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ v1 का स्क्वायर। एक बार v की जगह पे v2 रखो तो ये आ जाएगा, फिर माइनस, अब इसकी जगह पे क्या रखो, v1 रखो। ऐसे लिमिट रखते हैं हम लोग, पहले ऊपर वाले को रखते हैं फिर माइनस करके नीचे वाले को रखते हैं। तो ये लिमिट लगाना हो जाता है। अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं मास को। तो देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। यार ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। क्या ये डेरिवेशन समझ में आया। तो हमने डेरिवेशन कैसे किया, हमको पता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन होता है। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम लोग छोटे के लिए निकालेंगे, इंटीग्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, किसी कर्व के लिए भी निकाल सकते हैं। याद आ रहा होगा वेरिएबल फोर्स के लिए मैंने बताया था, ऐसे करके एक डायग्राम दिखाया था, बहुत सारी स्ट्रिप्स में उसको ब्रेक करो, इंटीग्रेट करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेट किया तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा। अब फोर्स के ऊपर आए हम, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डीएस बाई डीएस से मल्टीप्लाई किया, डीएस को इधर उधर शिफ्ट किया, ये बन गया एमवी डीवी बाई डीएस। उठा के वहां पे रखा, डीएस से डीएस कट गया, वी डीवी, वी का इंटीग्रेशन होता है वी स्क्वायर बाई टू। अपर लिमिट v2, लोअर लिमिट v1।
पुट करने पे क्या मिला, W इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। चलो अब इसका उल्टा प्रूफ करके देखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है कि नहीं होता है। देखिए जरा, तो सारे बच्चों को पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की दो काइनेटिक एनर्जी, एक इनिशियल और एक फाइनल, उनका डिफरेंस ही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनता है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम V2 का स्क्वायर या हाफ एम V1 का स्क्वायर। और आप लोग याद करो, आप लोग ऐसा भी लिखा करते थे, इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या लिखते थे, u, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखते थे, v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। तो हमारी दो ही तो पॉइंट है यहाँ पे, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट। v2 v1 लिखो चाहे v और u लिखो, कोई मतलब नहीं, सेम ही। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, हाफ m को कॉमन निकाला तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बच गया अंदर में। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। थोड़ा सोच के बताओ ये किसके इक्वल होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है एक, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पे मैंने लिख दिया हाफ m 2as। अब देखो 2 से 2 कट गया, यहां पे क्या बचा, MAS, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, वर्क डन। तो हम लोगों ने देखो दोनों चीज प्रूफ की, वर्क से शुरू किया, उसको काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल कर दिया, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुरू किया, उसको हम लोगों ने वर्क डन के इक्वल कर दिया। दोनों डेरिवेशंस तो समझ में आ गए ना। आप लोग अकेले में घर जाके भी कर लोगे डेरिवेशन। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, अ मास ऑफ 5 kg, a mass of 5 kg is being applied a force, is being applied a force such that its vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ऐसा लिखना है, वेलोसिटी टाइम vt ग्राफ, vt ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, मतलब किस टाइम उसकी कितनी वेलोसिटी है इसका हमने ग्राफ बना दिया है। जब देखो टाइम t इक्वल टू 0 था तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, जब टाइम की वैल्यू यहां पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी इतनी। सच दैट इट्स vt ग्राफ as shown, full stop, calculate the work done on body calculate the work done on body due to this force। यहाँ पे t इक्वल टू 0 है और यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, 4 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी वगैरह दी है आपको, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी तो होता है। अच्छा डायग्राम में ध्यान से देख के बताओ, इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना है क्या, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो वर्क डन निकाल सकते हैं यहां से, देयरफॉर
वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर हाफ, मास कितना था इसका 5 kg, तो 5 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1 का 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 129, ये हो गया करीब 130 डिवाइड बाय 65, ये हो जाएगा 65 इंटू 5, तो 325 के आसपास कुछ आंसर आएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और क्योंकि ये वर्क डन है तो यूनिट क्या लिख दिया हमने, न्यूटन मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास a body of mass 2 kilogram, a body of mass 2 kilogram is being applied by a force, is being applied by a force such that its displacement is given by, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, S is equals to 2t cube minus 5t square plus 6t plus 2. Its displacement is given by this. Full stop. Find the work done by all the forces for t equal to 0 to t equal to 2 seconds. Find the work done by all forces. Work done by all forces आप कैसे निकालते हैं? Work done by all the forces. हाँ, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. तो यहां पे भी आपको क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भैया आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। क्या निकाल सकते हैं? चलो कोशिश करो फटाफट। तो क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मुझे पता है ये होता है किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की मुझे पता है, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम V2 स्क्वायर हाफ एम V1 का स्क्वायर, या हाफ एम V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। पर V2 और V1 ही तो नहीं पता है हमें। वेरी गुड, हमको पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि इसको क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब t की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, और जब t की वैल्यू आप रखोगे 2 सेकेंड तो आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, तो मुझे पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो कितना हो जाएगा, पहला टर्म, डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है, ये वाली पावर इधर आ जाएगी, डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला याद है ना, हाँ 6t स्क्वायर माइनस 10t, ये 2 सामने आ गया, मल्टीप्लाई हो गया और पावर 1 कम हो जाती है, प्लस 6 और इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देखो ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब t की वैल्यू रखोगे 0 तो आपको V1 मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ी देर के बाद यानी कि आपने t की वैल्यू 2 रखी तो आपको थोड़ी देर के बाद वाली वेलोसिटी मिल जाएगी V2। तो देखो यहां से मैंने निकाल लिया कि V1 कितना हो जाएगा, V1 कब मिलेगा, जब टाइम की वैल्यू 0 है,
तो ये मिल जाएगा हमको 6 मीटर पर सेकेंड। देखो ये भी 0, ये भी 0, लेकिन V2 हम कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 20 प्लस 6। 24 में से ये गया माइनस 10 माइनस 20, ये सॉरी 4 प्लस 6, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो V1 और V2 हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। तो V1 और V2 की वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और वही क्या होगा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के इक्वल। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना? तो ये तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन हो गए, बस वेलोसिटी निकाल के आप लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके ऊपर जो एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो पता है इसका हम लोग ना फायदा उठाएंगे। अब इसका हम लोग फायदा उठाने वाले, देखो फायदा कैसे उठाएंगे। अब देखो, अगर ये दिया हुआ है आपको पाथ, और यहां पे ये रहा आपका ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है। मैंने आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो ब्लॉक है ये यहां से लेके यहां तक के पहुंचेगा, ये 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करने वाला है, और ये अपने आप वहां पे नहीं पहुंचेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ना एक फोर्स अप्लाई की है, वो है फोर्स 10 न्यूटन की। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, उसके कारण ये ब्लॉक क्या है, यहां पे 6 मीटर दूरी तक के पहुंच चुका है। अब इस ब्लॉक के ऊपर आपको निकाल, और यहां पे ना इसकी जो वेलोसिटी है, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी 0, और यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हो चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने क्वेश्चन में आपको दे के रखा है कि ये एक ब्लॉक था, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो थोड़ी देर के बाद वो ना उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। जैसे फुटबॉल है, इसको मान लो, फुटबॉल पे आपने जैसे ही एक फोर्स लगाया, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई है और उसने 6 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। अब इस फुटबॉल के ऊपर आपको फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कैलकुलेट करना है। सर मैं फ्रिक्शन के कारण कैसे वर्क डन कैलकुलेट करूं? तो बड़े आराम से कर सकते हो आप, आपके पास फॉर्मूला है वर्क डन ड्यू टू, बोलो आगे, ड्यू टू, अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा है ना, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, यहां पे दो फोर्सेस आ जाएंगी, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो यार बड़े आराम से निकाल लोगे, अगर इसका मास दिया है आपको मान लो 2 kg, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो फ्री में आ गया, क्योंकि वेलोसिटी दोनों गिवन थी। अब देखो वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक ये आपने 10 न्यूटन जो लगाया, इसके कारण वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस फ्रिक्शन के कारण वर्क डन, अरे यही तो हमको निकालना है, वर्क डन ड्यू टू फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। आपने लिखा है ना वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, ये वाला वर्क डन किस फोर्स के कारण है? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। कितना होगा वो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वाला तो हमको निकालना है, इतने ही तो है, तो ये दोनों आपस में किसके इक्वल हो जाएंगे? हाफ 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखो एक इक्वेशन बनेगी, एक ही अननोन रहेगा, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। अ ब्लॉक ऑफ 10 kg एट रेस्ट, अ ब्लॉक ऑफ 10 kg at rest is being applied by a force, is being applied by a force 100 newton, 100 newton, which gives it velocity, which gives it velocity of 10 meter per second, 10 meter per second, with a displacement of 8 meter, with a displacement of 8 meter. Find the work done by friction. Find the work done by friction.
तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। जो जो क्वेश्चन में दिया है वो हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये एक ब्लॉक है, इसका मास कितना 10 केजी दिया होगा। तो ये 10 केजी का है और इसके ऊपर में ना हम लोगों ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो इसको एक डिस्प्लेसमेंट मिल गया। वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना है डिस्प्लेसमेंट? 8 मीटर। तो इतना तो क्वेश्चन में गिवन था आपको कि एक 2 केजी 10 केजी का हमारा ब्लॉक था जिसको हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाए। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या यहाँ पे वेलोसिटी दी है? यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दी है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना एट रेस्ट। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो। तो बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो म्यू वगैरह कुछ दिया नहीं है, कैसे निकाले? तो आपको क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप लिखना फ्रॉम, देखो आप लोग फुल फॉर्म लिखना, आप लोग इसको शॉर्ट में मत निपटाना, आपके टीचर को नहीं पता, ये हमारे बीच की बात है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय all the forces, all the forces is equal to change in kinetic energy। और यहाँ पे दो ही फोर्स है, इसने फ्रिक्शन का नाम ले दिया इसलिए हम लोग को फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। और दूसरा तो एक फोर्स इसने बोला है, मैंने 100 न्यूटन लगाया है, दो ही तो फोर्स की बात हो रही है यहाँ। तो वर्क डन ड्यू टू ये 100 न्यूटन का फोर्स प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन का फोर्स, देखो इतना पूरा पूरा लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई दो ही फोर्स है यहाँ पे, तीसरा फोर्स और कोई है ही नहीं। बच्चे बोलेंगे सर इसका एमजी भी तो नीचे लग रहा होगा, इसका रिएक्शन भी तो ऊपर लग रहा होगा। लेकिन बच्चों इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और वो दोनों का डायरेक्शन ये है 90 डिग्री। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो हमको उनका ख्याल नहीं रखना है। नहीं समझ में? किसी भी फोर्स के कारण वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यहां पे देखो अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन लगाया ऐसे, तो मोशन इस डायरेक्शन में है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है? 90 डिग्री। वर्डन क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। कॉस 90 रखने पे 0 मिलने वाला है, तो इसके कारण वर्कडन कितना होगा? 0। तो हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। चलो अब इसको बनाते हैं। तो देखो वर्कडन ड्यू टू 100 न्यूटन फोर्स, उसके कारण कितना वर्कडन हो रहा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने लिख दिया 100 इंटू 8, यही तो वर्कडन हो रहा है उसके कारण। 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 8 मीटर का उसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्कडन कितना हुआ उसके कारण? 100 इंटू 8 प्लस फ्रिक्शन भी कुछ वर्क डन करने वाला है अभी, वही तो हमको निकालना है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। आंसर है कितना? माइनस। माइनस में आंसर क्यों आया? क्योंकि फ्रिक्शन का है ना यार, फ्रिक्शन का वर्डन हमेशा क्या होगा? माइनस में आएगा। फ्रिक्शन आपकी स्पीड कम करने की कोशिश करता है, बढ़ाता है? कम करता है, यानी कि उसका वर्डन क्या होगा? हमेशा निगेटिव होगा। आगे चल के मैं उसको भी पॉजिटिव करने वाला हूं। अगली क्लासेस में फ्रिक्शन के कारण आपको वर्डन पॉजिटिव मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालते हैं हम लोग। तो W ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना। ये वैल्यूज पुट करने पे कितना है? 500। तो 500 माइनस इधर आके ये हो जाएगा 800। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आ गया? माइनस 300 जूल्स या न्यूटन मीटर। क्वेश्चन में सारी चीजें न्यूटन और मीटर में गिवन थी, इसलिए मैंने न्यूटन मीटर या जूल यहाँ पे लिख लिया। तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निगेटिव आया है। इसका जो पहला वाला मैं ये सॉल्व कर रहा था ना, इसमें हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाए, क्योंकि मैंने मन से वैल्यूज रखी है। इसलिए इसको सॉल्व करके अगर पॉजिटिव आ गया तो कुछ बोलना मत, क्योंकि मन से मैंने वैल्यूज पुट की है। ठीक है? मैं तो चाहता तो इसको 500 मीटर पर सेकंड भी कर सकता था ना। तो ये मन से वैल्यूज रखने पे ऐसी होता है। क्या यहां तक की हो गया? तो वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आ रहा है?
ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम का नहीं है, ये क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का। आप लोग पेज पलट के देखो, मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन। तो यहां पे देखो, इसके ऊपर का सारा एरिया पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स पॉजिटिव है। तो ये वाला जब एरिया निकालोगे ना, तो देखो इसकी हाइट कितनी है 10 और इसकी विड्थ कितनी है 1। तो देखो इसको मैंने ना एरिया 1 नाम दे दिया, इसको मैंने एरिया 2 नाम दे दिया, इसको मैंने एरिया 3 नाम दे दिया, इसको मैंने एरिया 4 नाम दे दिया। तो वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। टोटल एरिया हमको निकालना है, वही टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू, मतलब एरिया वन प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4। अब एरिया 1 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1। देखो यहां से लेके यहां तक कि 10 इंटू, ये 2 से लेके 1 तक का लेंगे ना, तो 2 माइनस 1 1 कितना हो जाएगा? इतना। प्लस एरिया ऑफ 2, ये कितना हो जाएगा? हाफ 10 प्लस 15। ट्रेपेजॉइडल का एरिया ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, हाफ लिख के क्या करते हैं, जो दो साइड्स पैरेलल है ना, उनकी लेंथ लिख देते हैं। कौन कौन सी पैरेलल है? देखो ये 10 वाली और ये 15 वाली पैरेलल है, तो ये शॉर्टकट है उसको निकाल, मतलब फॉर्मूला है। प्लस ये, प्लस एरिया ऑफ 3 क्या हो जाएगा? ट्राइंगल है वो, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है उसका? उसका भी 1 है, और हाइट कितनी है उसकी? 15 है। प्लस एरिया ऑफ 4, तो उसमें देखो फोर्स निगेटिव में है, तो एरिया भी क्या है? वो निगेटिव है। तो यहां पे मैं उसको लिख लेता हूं माइनस हाफ 15 इंटू 1। तो इसको माइनस में लेना है। तो एरिया अंडर द कर्व विथ प्रॉपर साइन इज वर्क डन। क्या समझ में आया? अगर ये एरिया नीचे ना होता, ये भी अगर मान लो ऊपर ही होता, तो ये भी पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, और इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन किया करो, जितना कैलकुलेशन करोगे ना स्पीड उतनी बढ़ती है, बैठे नहीं रहना है। एग्जाम में यहीं तक की छोड़ के आओगे क्या? नहीं ना? चलो हो गया, आंसर आया कुछ? 45/2। अच्छा ठीक। अब देखो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट। यही वर्ड को तो हम ढूंढते हैं, रेस्ट पे मतलब क्या मिल गया हमको? इनिशियल वेलोसिटी। एट रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। मास इज इक्वल्स टू 4 kg, v1 इज इक्वल्स टू 0। सर आपने इसको v1 ही क्यों लिखा? क्योंकि इनिशियली लिखा है ना, इसलिए v1 है। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स 16 न्यूटन। फोर्स आपको दिया हुआ है कितना? 16 न्यूटन। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो आपने एक बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया है जो कि 16 न्यूटन के इक्वल है। यहां पे टाइम कितना था? टाइम t इक्वल टू 0। अब थोड़ी देर के बाद जब टाइम की वैल्यू हो गई है t इक्वल टू 10 सेकेंड, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी? काइनेटिक एनर्जी पूछा है ना, यानी कि वेलोसिटी निकालना है, फिर तो हाफ mv2 स्क्वायर से आई जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी बताना है आपको 10 सेकेंड के बाद। क्या ये निकाल सकते हैं? देखो वेलोसिटी निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा यार। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको, टाइम दे रखा है। सोचो सोचो, कोई सा इक्वेशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम ये सब हो? सोचो सोचो। क्वेश्चन समझ में आया ना? 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा था बॉडी पे, तो 10 सेकंड के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये निकालना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी निकालोगे तो वो निकल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी कैसे निकली। इनिशियल वेलोसिटी पता है हमको, फाइनल वेलोसिटी पता है हमको,
टाइम पता है, बताओ कौन सा रिलेशन लगाऊं यहाँ पे। चलो ऑप्शन देते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद तीसरा s इज इक्वल्स टू, इसको नहीं लिखते यार क्योंकि इसमें तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी आती है, फाइनल वेलोसिटी आती ही नहीं। तो दोनों में से कौन सा इक्वेशन लगाऊं मैं? फर्स्ट वाला, ये हमको गिवन है, ये हमको निकालना है, ये एक्सेलरेशन भी तो नहीं दिया है। कहां दिया है एक्सेलरेशन, किसी को दिख रहा है एक्सेलरेशन? हाँ, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स दिया है, मास दिया है, मतलब आपको एक्सेलरेशन उसने गिफ्ट में दे दिया है पहले ही। तो वहां से हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला तो हमको ना फाइनल वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो मैं निकालूंगा v2 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इज 0 प्लस a इंटू 10 सेकेंड्स। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं f इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा f अपॉन m, एक्सेलरेशन हो जाएगा 16/4 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे v2 कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ये देखो अगर आपने वेलोसिटी निकाल ली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, हाफ mv2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10 सेकेंड इज इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है 4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि ये 100 हो जाएगा। 100 कट के 50, 5 4 जा तो ये 2000 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसमें भी। चलो अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल है ना। बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, अब पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ 50 ग्राम। देखो मास दे रखा है इसने, एक बुलेट है उसको फायर कर रहे हैं। गिवन डेटा लिखते जाओ, m इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी 40 आया है, सॉरी 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 40 आया है यार ये। सॉरी मुझे लगा 10 आए, तो ये 40 का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये 1600, इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 800, 8 4 जा 32, 3200 जूल आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो आप लोगों को मास दिया है, क्या लिखेंगे? सबसे पहला डेटा क्या लिखूं? m इज इक्वल्स टू 9 0.05 किलोग्राम, क्योंकि 500 ग्राम क्या होता है, वो होता है हाफ केजी के बराबर। तो 50 ग्राम क्या हो जाएगा 0.05 किलोग्राम। डेटा को हमेशा किलोग्राम में लिखना, हाफ mv स्क्वायर में m किलोग्राम में। तो आपको मास दिया हुआ है और उसकी इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है v1 इज इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड। अब पता है इसने एक सॉफ्ट प्लाईवुड जिसकी थिकनेस थी 2 सेंटीमीटर उसको स्ट्राइक किया। द बुलेट इमर्जेस, मतलब ये बाहर निकलती है विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसने जो गन से निकली थी इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी ना, अब स्ट्राइक करने के बाद उसका सिर्फ 10% बचा है। तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? फटाफट सॉल्व करो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, उसका 10% बाद में बचा हुआ है तो उसको 10 से डिवाइड कर देना। इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखो यहां पे दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 है ना, ये 0.1 है ओनली, किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 का। 10% का मतलब होता है 0.1, अगर 100% होता तो ये कितना होता 1।
अगर 50% मतलब 0.5, तो उसने बोला बस 10% बचती है यार इसके बाद, स्ट्राइक करने के बाद, तो ये हम लोगों ने लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी 1 कितना हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर। अच्छा बताओ 10% बस रह गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी भी कितनी रह गई होगी? कह नहीं सकते, स्क्वायर वाला रूल है ना। अगर हाफ एम वी फॉर्मूला होता तो वेलोसिटी भी 10% रह जाती। तो हाफ, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, एम वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू हाफ एम वी टू का स्क्वायर। एम से एम तो हमने यही काट दिया, 1 से इसको काट दिया, तो यहां से आपका बच जाएगा क्या, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन 0.1। सॉरी, इस साइड 2 आएगा यार, इस साइड 2। V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू V1 का स्क्वायर, ये कितना है, 200 का स्क्वायर। तो यहां से आप लोग V2 निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू, अंदर क्या बचेगा, 4 इंटू 10⁴। तो V2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, तो 200 इंटू 0.1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो रेन ड्रॉप नीचे ही क्यों गिरती है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसको मैंने हरे कलर से लगाया है, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोशन है। अब देखो जब वो नीचे आ रही है रेन ड्रॉप, तो जो सराउंडिंग एयर है क्या वो उसकी इतनी आसानी से नीचे आने देगी? नहीं। आप खुद गाड़ी चलाते हो तो एयर जो है आपको इतनी आसानी से आगे नहीं जाने देती, वो आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है। वैसे इस ड्रॉप के ऊपर भी ना एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, उसको मैंने रेड से बनाया क्योंकि वो उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में, और रेन ड्रॉप आ रही है नीचे की डायरेक्शन में। The latter is known to be proportional to the speed of drop, but is otherwise undetermined. Consider a drop of mass 1 ग्राम। अब देखो इसने मास दे दिया, एक 1 ग्राम की ड्रॉप है, और वो 1 किलोमीटर की हाइट से ड्रॉप हो रही है। 1 किलोमीटर की हाइट से वो ड्रॉप हो रही है। ये हमारा ग्राउंड है, इससे 1 किलोमीटर की हाइट पे, यानी कि ये हाइट पे 1000 मीटर की हाइट पे एक रेन ड्रॉप है, और इस रेन ड्रॉप का जो मास है वो कितना है, 0.001 किलोग्राम। 1 ग्राम है, 0.001 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इट हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली इसकी स्पीड हम कितनी एज्यूम कर लेंगे, ऊपर में हवा में है ये, तो 0। जब ये नीचे गिरना शुरू करेगी तो यहां आते आते उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो V1 हमको दे रखा है 0, और V2 हमको दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस ड्रॉप के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, आप बताइए। अच्छा रेन ड्रॉप नीचे आ रही है, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, मोशन का हमेशा अपोज करता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड या अपवर्ड। डाउनवर्ड तो रेन जाना चाह रही है, तो रेजिस्टेंस क्या रहता है, हमेशा अपोजिट रहता है। तो इस ड्रॉप के ऊपर, ये जो हमारी ड्रॉप है ना, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है नीचे की तरफ mg, और एक लग रहा है ऊपर की तरफ में फ्रिक्शन। दो ही फोर्स लग रहे हैं यार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। अपोज कर रहा है यानी कि उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी। दो फोर्सेस लग रहे हैं तो दोनों के कारण कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। टोटल वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल पाओगे, हाफ मास
इंटू ब्रैकेट में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास है। अब इसके लिए आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा जब ये ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्राइक करेगी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg निकाल सकते हो ना, यही तो फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, क्वेश्चन में गिवन है 1000 मीटर। तो दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये देखो mg के कारण वर्क डन हो रहा है, प्लस दूसरा फ्रिक्शन रेजिस्टिव के कारण। तो ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। वर्क डन ड्यू टू mg, mg फोर्स है, तो mg फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000, इतना उसने वर्क डन किया। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 1000 मीटर का, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन तो हमको निकालना है, ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0। एम दिया हुआ है 0.001, जी की वैल्यू हमको पता है। इस इक्वेशन में एक ही चीज तो अननोन है, क्या निकाल लेंगे, फटाफट निकालो, कैलकुलेशन करो। 0.001 इंटू 10 बताओ वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। देखो 0.001, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट देंगे, 5 5 जो 25, 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 25, 2.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस, अब ये वाला उस साइड आएगा, तो इससे इससे ये और ये कट जाएगा, और क्या बचेगा 10 इंटू 10 100 इंटू 0.1, तो कितना हो जाएगा ये 10। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। तो 1.25 माइनस 10, तो देखो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आ जाएगा माइनस 8.75 जूल। आंसर देखो ये भी माइनस में आ रहा है, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। माइनस साइन ये हमको बता रहा है कि ये वो फोर्स है जो कि इसकी स्पीड को ना कम करने की कोशिश कर रहा है। कितना क्लियर है, नहीं समझ में आया ना, किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। अच्छा देखो एक फुटबॉल है, यहां से वो 1 किलोमीटर की हाइट पे है, अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो वहीं रहेगी क्या, नहीं, वो नीचे आ जाएगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 किलोमीटर, और वो किसके कारण नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है 1000 मीटर का, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो ये mg के कारण और ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, सबको आ गया आपको लास्ट। चलो ये वाला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक रिजिड बॉडी है जिसका मास है 0.3 किलोग्राम, इट इज टेकन स्लोली अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। देखो इस क्वेश्चन में ना क्या हो रहा है, मैं वो आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे ना ये वाला जो ब्लॉक है पहले नीचे रखा हुआ था, इनिशियली हमने क्या किया, इसको धीरे 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 धक्का देके ऊपर तक के चढ़ाया। क्या हमें फोर्स लगाना पड़ा होगा, क्या हमें वर्क डन करना पड़ा, यस। क्या फ्रिक्शन लगा होगा, हाँ, तो फ्रिक्शन ने भी वर्क डन किया। अब मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो पता है ये वापस से लुढ़क के यहाँ पहुंच गया। ये वापस लुढ़क के क्यों पहुंचा, इसको किसने खींचा होगा, ग्रेविटी ने। अरे भाई अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, जैसे ये है, इसको एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखो तो ये सरक जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचेगी।
तो ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट इसको अपनी तरफ खींचेगा? ये वाला mg। कितनी बार हो गया? अच्छा, ये किसके बराबर होता है? r इज इक्वल टू mg cos थीटा, और ये किसके बराबर होता है? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा ही हमेशा खींचता है। तो देखो यहां से यहां तक के लाने के लिए हमने फोर्स लगाया, हमने वर्क किया, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो अब ग्रेविटी ने फोर्स लगाया और ग्रेविटी ने इसको यहाँ पे लेके आया। तो ये ब्लॉक जब यहां से यहां गया और वापस यहां से यहां आया, तो बताओ टोटल कितना वर्क डन हुआ? यही आपको कैलकुलेट करना है, और वो भी अलग अलग चीजों के कारण। सबसे पहला चीज देखो, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस पूरे राउंड ट्रिप में टोटल कितना वर्क डन हुआ? सिर्फ उसने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पूछा है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बताओ। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? अरे हम लोगों ने कल की क्लास में किया था ना ये चीज, कि अगर ये ग्राउंड पे ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको मैं इस पोजीशन तक के लेके गया, तो मैंने इसमें कोई वर्क किया होगा, वर्क। जब इसको मैं वापस यहां से यहां लेके आऊंगा तो पता है -w हमको मिलता है। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाता है? 0। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। तुम इन्हें यहां से उठा के कहीं भी ले जाओ, वापस यहां लेके आ गए, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना है? 0। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? 0। तो आप उसमें चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स विच डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ बट इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। तो देखो यहां से हम ऊपर लेके गए, वापस वो यहीं पे आ गया, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा? 0। लेकिन मैंने बताया था फ्रिक्शन ऐसी फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। जब तुम इसको ऊपर ले जा रहे थे ना, तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था, जब उसको नीचे ला रहे थे तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण वर्क डन नेगेटिव, सॉरी 0 नहीं आएगा। सॉल्व करके देखेंगे, इसको सॉल्व करोगे खुद से? मैं बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसको नीचे से उठा के ऊपर ले गए, जब ये नीचे रखा हुआ था, यहाँ पे ये देखो ये ऐसे रखा हुआ था, तब इसमें पता है इस डायरेक्शन में लग रहा था mg sin थीटा। आपने बदले में इसके ऊपर एक फोर्स लगाया होगा जिसके कारण यहाँ पे वर्क हुआ है। हमको किसको ध्यान में रखना है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को। मैंने कितना वर्क डन किया उसने पूछा है क्या? नहीं, उसने क्या पूछा है? ग्रेविटी के कारण वर्क डन। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? mg sin थीटा, और इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 10 मीटर। तो वर्क डन ड्यूरिंग अपवर्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा? mg sin थीटा इंटू 10। सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं? गलत लिखा हूं। हाँ, माइनस साइन सामने आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये फोर्स इधर लग रहा है और मोशन इधर हो रहा है। क्या ग्रेविटी फोर्स नहीं लगाएगी क्या? मैं खींच रहा हूं तो ग्रेविटी तो हमेशा उसको इसी तरफ खींचेगी, और मैं लेके चला गया उसको इस तरफ, तो बर्डन क्या होगा ग्रेविटी के कारण? निगेटिव। क्योंकि मोशन और फोर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे -mg sin थीटा होगा। अब जब मैंने यहां से छोड़ दिया तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अभी भी mg sin थीटा लग रहा था, और इसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू डाउनवर्ड मोशन कितना हो जाएगा? mg sin थीटा इंटू 10। ऊपर जाने में माइनस, नीचे आने में प्लस, ग्रेविटी के कारण। और किसी चीज का बारे में नहीं पूछा है उसने, सिर्फ ग्रेविटी के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स लिया है। तो टोटल वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ऐड कर देना। अब उसने पूछा वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तब इसके ऊपर टोटल कितना वर्क डन हो रहा है? टोटल वर्क डन। तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? सॉल्व करके तो आप ही को लाना है। पहले वाले का मैंने बता दिया, 0। जब ये ब्लॉक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ये देखो ये ब्लॉक हमारा, ये प्यारा सा ब्लॉक ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें फोर्स देखो, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा। जब इसको हम ऊपर खींच रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा?
अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये है हमारा फ्रिक्शन का फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू इंटू आर। और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रिएक्शन कितना होता है? mg। अब भी यहां पे लिखा था मैंने, तुम लोग भूल गए यार, इतनी जल्दी भूल गए। देखो, ये नीचे लगता है क्या? mg। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। और ये क्या है? रिएक्शन। इस डायरेक्शन में यही तो दो फोर्स दिख रहे हैं, इसलिए रिएक्शन किसके इक्वल होगा? mg cos थीटा के। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg sin थीटा। हर बार इतनी कॉन्फिडेंस से बोलते हो, अगली बार पूछो तो फिर भूल जाते हो। याद रखना ना कि इसको कौन नीचे पुल कर रहा है? mg sin थीटा। रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल है? mg cos थीटा के इक्वल है। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर द अपवर्ड जर्नी। अब देखो इसने क्या पूछा है? वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स यानी कि उसने इस फोर्स के बारे में पूछा है, इस फोर्स के कारण टोटल कितना वर्क डन हो रहा है। तो देखो, ये फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा भाई? इन दोनों के इक्वल लगाना पड़ेगा, तभी तो आप ऊपर खींच पाओ। तो इस फोर्स के कारण वर्क डन हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के कारण वर्क डन को निकाल लेंगे, उसके इक्वल ही तो होगा वो। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उसके इक्वल। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण आप वर्क डन निकाल लो। इसके कारण वर्क डन तो बड़ा आसान है, mg sin थीटा इंटू 10। और इसके कारण क्या है? म्यू इंटू आर। और आर किसके इक्वल है? mg cos थीटा के। तो सारी चीजें आपको गिवन है। थीटा की वैल्यू देखो, ये 10 है और ये 5 है, तो आप लोगों को एंगल भी दिया हुआ है। तो देखो, जब ये अपवर्ड मोशन करेगा तब इसके ऊपर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, यही तो टोटल वर्क डन होगा। यही टोटल वर्क डन है हमारा। तो इसको मैं कैसे निकालूं? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी mg sin थीटा इंटू 10 प्लस फ्रिक्शन के कारण म्यू इंटू रिएक्शन कितना है? mg cos थीटा इंटू 10, क्योंकि ये तो फोर्स है, रिएक्शन फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये भी तो टोटल 10 मीटर डिस्टेंस तक के लगेगा। और ये दोनों कैसे होंगे? निगेटिव। दोनों के दोनों निगेटिव क्यों होंगे? क्योंकि हम इसको अपवर्ड लेके जा रहे हैं। देखो, सबसे आखिरी में सबसे अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप लोगों को मैं यहाँ तो बता रहा हूँ, आपको घर जाके भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये सब क्यों लिखा मैंने? mg cos थीटा क्यों लिखा, फिर 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, कितना समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में और कोई तो फोर्स दिख नहीं रहा है हमको। अब इसके बाद ये पूछ रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द राउंड ट्रिप। फ्रिक्शन फोर्स के कारण ऊपर जाने और नीचे आने में टोटल कितना वर्क डन हुआ। तो जब आप ऊपर की साइड में जाएंगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। तो इसके कारण वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। और वर्क डन मैं बता भी देता हूं कितना आएगा। mg cos थीटा, ये तो रिएक्शन फोर्स है, इंटू म्यू, ये टोटल फोर्स की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और सामने क्या लग जाएगा? माइनस। कैसे निकाला ये मैंने? म्यू इंटू आर, ये क्या होता है? रिएक्शन फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहां से लेके यहां तक के क्या है? ये तो फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन की फोर्स कितनी होती है? म्यू इंटू रिएक्शन। और रिएक्शन क्या होता है? mg cos थीटा। तो ये रख के हम लोगों ने निकाला, जब हम ऊपर जा रहे थे ना तो माइनस के साथ में इतना हमको वर्क डन फ्रिक्शन के कारण मिला। अब बताओ, जब नीचे आओगे तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। लेकिन मोशन किधर हो रहा है? इधर। तो अभी भी वर्क डन क्या होगा फ्रिक्शन के कारण? नेगेटिव, क्योंकि मोशन इधर है, फ्रिक्शन की फोर्स इधर है, तो वो भी नेगेटिव के साथ इतना ही आएगा। तो सामने मैं क्या लगा लूंगा? 2। इतना हमको राउंड ट्रिप के कारण मिल रहा है। अब ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ ट्रिप। काइनेटिक एनर्जी निकालना है यहाँ पे। तो ये हम लोग किसकी हेल्प से निकालेंगे?
आज ही हम लोगों ने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी वगैरह की जहां पे बात किया वर्डन वगैरह है, तो सीधा ठोक देना है उसको। तो आखिरी वाले पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आप लोग सॉल्व करके लाएंगे। इनफैक्ट ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे, मैं सबकी कॉपी में देखूंगा। कोशिश करना जितना बना उतना बना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, आप लोग भी लीव कर सकते हैं। ओके तान्या।